देखिए यहाँ पर मैं आपको अपना तरीका बता देता हूँ, जैसा तरीका मैं अपनाया करता था। मुझे लगता है कि वो तरीका बहुत सरल है और बहुत ज़्यादा व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल है, आपको उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे हमारे से कोई भी जनजाति विद्रोह पूछा जाएगा, है ना, उसका कारण जनजाति विद्रोह है, उसके कारण की बात करें तो कुछ सामान्य पॉइंट्स 1 2 3 4 5 ऐसे 5 कारण सामान्यतः सभी जनजाति विद्रोह के लिए कॉमन तैयार करिएगा। ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात, है ना। अब अभी तो हमने क्वेश्चन आपको जो पूछा ये जनजाति विद्रोह पर कॉमन क्वेश्चन था, है ना, कि ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति आदिवासियों के विद्रोह के कारण कॉमन था। जानबूझकर हमने आपसे इसलिए पूछा था ताकि हम आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से वो बात सिखा पाएँ या बता पाएँ कि अगर कोई पर्टिकुलर कोई जनजाति विद्रोह आता है तब आप क्या करोगे, ठीक है, और अपनी तैयारी को किस प्रकार से नया स्वरूप दोगे। जनजाति विद्रोह के 5 सामान्य कारण सभी में कॉमन होंगे। मैंने फिर से बोला क्या होगा, कॉमन होगा, वो आप रट लीजिएगा। अब जनजाति आइसोलेटेड संस्कृति के लोग हैं, है ना, विलगित संस्कृति के लोग या अलग थलग रहने वाले लोग थे, उनका सामान्य लोगों से बहुत मेल मिलाप नहीं था। पहली बार सामान्य उन आदिवासियों के क्षेत्र में किसने प्रवेश किया, अंग्रेजों ने प्रवेश किया, है ना, अंग्रेजों की पुलिस ने प्रवेश किया, उनके ऊपर कुछ जमींदारी प्रथा ठोक दी गई आदि आदि। फिर साहूकार महाजन से उनका मेल मिलाप होगा, उनके साथ उनका विरोध हो जाएगा, जंगल की ज़मीन पर आप कब्जा करने की कोशिश करोगे, उनसे आप कर वसूलने का प्रयास करोगे, है ना, उनकी संस्कृति को वो अपने इन सब चीज़ों को उनको संस्कृति के हस्तक्षेप के रूप में देखेंगे आदि आदि। कहीं कहीं आपने पुलिस कार्यवाही करवा दी, मैंने लिखा होगा कहीं, लिख दिया। ये 5 पॉइंट आप बना लीजिएगा कॉमन सब के लिए। अब हम अगली बात करें, ये हमने कोई भी जनजाति विद्रोह आएगा उसके लिए 5 पॉइंट है, कोई दो आप, मैं तो ये घर से लेके जाऊंगा 5 और कट करके क्या करूंगा, पेस्ट करूंगा। अब मुझे एक चीज़ इसमें जोड़नी है, यदि कौन सा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संथाल विद्रोह 5 नंबर का आता है, कितने नंबर का, 5 नंबर का आता है, आएगा, तो संथाल विद्रोह 5 नंबर का आया, हमारे पास 2 काम हमको पीटी से करना है, और पीटी का जो हमने पढ़ा है उसी से हमारा 3 नंबर का काम भी हो जाएगा, 3 नंबर का हो जाएगा जो पीटी में पढ़ा। अब संथाल विद्रोह पश्चिम बंगाल के संथाल परगना में होगा, किस सन में हुआ और उसका कौन नेता था, ये 3 बातें आपको याद रखना है। बंगाल यानी उसका स्थान क्या, उसका कौन सा सन में चालू हुआ और उसके कौन नेता थे। ये हमारा जो संथाल विद्रोह का पार्ट है वो कितने में काम आ गया, 3 नंबर में आ गया ना। जैसे हमने चक्र बिसोई को पूछा, किसको, चक्र बिसोई। अब हमने संथाल विद्रोह के जो नेता थे उसमें कौन कौन थे, सिद्धू और कान्हू थे, है ना, ये नेता आ गए। अब हमने सिद्धू कान्हू को पूछा, वो नेता किसके हैं, संथाल विद्रोह के। संथाल विद्रोह कहाँ चला, पश्चिम बंगाल में चला। अधिकांश संथाल विद्रोह के नेताओं ने बाहरी लोगों को दिक्कू बोला, है ना, गैर आदिवासियों को क्या बोला, और अपने आप को, अपना जो भी उनका ईश्वर होता था उसका है तो क्या बोलते हैं, भेजा हुआ दूत माना अपने आप को, ऐसा कॉमन बातें हैं, ठीक है। अब हमारे पास अगर संथाल विद्रोह 3 नंबर में आता है तो ये तरीका है, नहीं आता है, उसका कोई नेता आता है तो यही उल्टा करके लिखना है, करेक्ट। तैयारी हमने किसके की थी, पीटी की। अब यही संथाल विद्रोह कितने नंबर में आता है, 5 नंबर में आता है, तो हमारे पास ये 3 नंबर का तैयार है, प्लस ये कॉमन तैयार है, उसका क्या कारण।
और 2 लाइन में ध्यान से सुन लीजिएगा, प्रभाव लिख दें। फिर से बोल रहा हूँ, प्रभाव लिखोगे तो सकारात्मक और नकारात्मक लिखोगे, है ना। नकारात्मक क्या, बहुत सारे जो आंदोलन है वो कैसा हो गया, हिंसक रूप धारण किया, तो अंग्रेजों ने उनका कठोर क्या कर दिया, दमन कर दिया, ठीक है। लेकिन ये जो आइसोलेटेड समाज है वो धीरे धीरे अंग्रेजों के कारण ही सही, है ना, सामान्य जनजीवन से उनका क्या हुआ, मिलना हो गया, यानी वो किससे जुड़ने लगे। अरे धीरे धीरे किससे जुड़ेंगे, मुख्य धारा से जुड़ने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। 1-2 लाइन, 2 लाइन सकारात्मक की, 2 लाइन नकारात्मक की, विद्रोह कोई भी आए। अब मेरे पास कंटेंट तैयार है, पीटी का कंटेंट हमने यहाँ से लाया, किस पर, संथाल विद्रोह पर। इससे हमारे पास 3 बातें लिखनी थी, 3 लाइनें मेरी यहाँ चलेगी। उस विद्रोह के कारण की कॉमन 5 बातें सबके लिए कट और क्या होगा, पेस्ट होगा। इसके अलावा प्रभाव पूछे या ना पूछे तो भी हम 2 लाइन में क्या बताएंगे, सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव 1-1 लाइन में लिखेंगे। इतने भागों में, फिर से कल भी बोला था, फिर आज बोल रहा हूँ, प्रयास करना है कि क्वेश्चन को कई सारे भागों में बांटना है। जितने भाग में बांट के आंसर लिखोगे 1-1 नंबर आएगा। छोड़ देते हैं, इन पूरे पर जो तथ्य लिखा 1 नंबर तो आ ही जाएगा ना, आएगा कि नहीं। कारण हमने 5 लिखे, कितना भी खराब देगा तो 1 तो आएगा, आएगा। और हमने प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक बताया, कितने नंबर आए, 1 नंबर। 5 में 3 नंबर लाना है हमको, ऐसा सोचना है। यदि कोई पर्टिकुलर क्या पूछा जाए, कोई विद्रोह पूछा जाए, अब आपको 1 और 2 कॉमन है, यही तरीका हम लोगों ने अपनाया अपने लाइफ में। इससे किसी पर्टिकुलर विद्रोह को नहीं पढ़ना पड़ा। ये हमारे पास पहले से कट और क्या था, पेस्ट है, मुझे जाके चिपकाना है। बस मुझे तैयार क्या करना था, कितने नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए तैयार करना है पूरे, किसको, जनजाति विद्रोह को, केवल और केवल किसके लिए, 3 नंबर के लिए। और ये मैं पहले से तैयार कर चुका हूं, कहाँ, पीटी के लिए। यानी मुझे केवल क्या करना है, उसके ऊपर लगी हुई धूल को हटाना है और जनजाति विद्रोह वाला पूरा सेक्शन ये पढ़ के जाना ही नहीं है। ये मैंने पहले से जमा करके रखा है, ये 5 इधर हैं और ये ऐसे हैं, इसको कट और पेस्ट मारना है, तो मेरा काम क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। मुख्य परीक्षा में बहुत सारे हमको कॉमन ढांचे बनाने होते हैं, उन कॉमन ढांचों से ही मेंस लिखा जाता है। ऐसा आप अगर बेवकूफ़ी भरा अभियान करेंगे कि मैं संथाल विद्रोह अलग पढ़ूंगा, खोंड विद्रोह अलग पढ़ूंगा, तो भाई नहीं हो पाएगा। ठीक, अब हम लोग इसके अलावा और एक काम करते थे कि ये तो मेरे पास कॉमन है ना। हमने क्या किया कि ये जितने विद्रोह है इनकी एक सारणी बना ली। विद्रोह का नाम, उसका स्थान, बंगाल में हुआ, उड़ीसा में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, जहाँ XYZ, उसका सन और उसके नेता का नाम। और अंतिम दिन केवल क्या खोजा जल्दी से, क्योंकि टाइम नहीं रहता। आपको अपनी पूरी तैयारी किस लिए तैयार करना है, लास्ट दिन को ध्यान में रखकर। आप कुछ नहीं पढ़ पाओगे, ये कॉमन आपको रटा है, आपने पहले से तैयार रखा है। केवल अंतिम दिन आप कहोगे कि मुझे सारणी देखना है बस, ताकि मेरे फैक्ट गलत ना हो। क्योंकि अगर आपने एक फैक्ट गलत किया तो 1 नंबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो आप जनजाति विद्रोह को तैयार करने के दौरान क्या करें, केवल क्या करें, सारणी बनाएं। समझ गए आप। अब देखिएगा, मैं यहीं से एक और बात आपको सिखा दे रहा हूं। वैसे भी यहां पर बहुत ज़्यादा नंबर आने वाले नहीं हैं, फिर भी हम प्रयास करेंगे कि कितने नंबर लाएं, 3 नंबर तो ला लें। अब मान लेते हैं कि यही जनजाति विद्रोह 11 नंबर में आ गया, संभव है, कितने नंबर का, 11 नंबर का आ गया। तब हमारे पास ये सब कॉमन वाला काम मदद कर जाएगा। जैसे एक जनजाति विद्रोह का एक सामान्य कारण जो सभी जनजाति विद्रोह में देखा गया, और ये 5 कारण लिखेंगे। भाषा जैसे मैंने बोला वैसी रहेगी। भारत में जितने भी जनजाति विद्रोह जनजाति क्षेत्रों में हुए, उनका एक सामान्य कारण जो देखा गया है वो निम्न है। हम एक समझदार व्यक्ति के बात ही क्या लिखा हमने, ये लिखा। ठीक है, अब जहाँ जहाँ जनजाति विद्रोह हुए हैं, इन जनजाति विद्रोहों को बहुत संक्षेप में निम्न सारणी के माध्यम से समझ सकते हैं।
हमने चिपका दिया क्या, एक सारणी ऑलरेडी तैयार करके आए हो आप, अरे घर पे तो आपने यही तैयार करके रखा था ना। हमने क्या किया, सारणी चिपका दिया, चिपकाया तो हमारे पास एक कॉमन ढांचा हुआ। 11 नंबर आया तो क्या चिपका दिया, सारणी चिपका दिया, उनको भी यही चाहिए था। फिर इन जनजातीय विद्रोहों के क्या हमने क्या देखे, प्रभाव देखे, इतने से काम चला लेंगे। और थोड़ा सा 11 नंबर का है तो हमको थोड़ा सा डेकोरेट कर देना है। कैसे डेकोरेट करने का मतलब है, क्या बना दो, मैप बना दोगे, है ना। अधिकांश जनजातीय विद्रोह जो है वो रेड गलियारा में होगा। अरे होगा ना भाई, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से, झारखंड होकर ऊपर जाओगे, छत्तीसगढ़ से, है ना, झारखंड होते वही जाओगे, वही पूरा जनजातीय बेल्ट है कि नहीं। वो आपने एक मैप भी बना दिया। बात समझ गए। हमको एक काम करना है और बहुत सरल करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सरल करना है और उसको यूटिलाइज करने सीखना है। करेक्ट। अब हमारा कितने नंबर का क्वेश्चन तैयार, 11 नंबर का। अब मेरी पूरा एफर्ट मेरा कहाँ पर है, केवल और केवल सारणी को अंतिम दिन देखना और उससे कोई फैक्ट गलत ना हो, इस बात को ध्यान में रखना। करेक्ट, समझ में आ गया। हमने 3 नंबर भी तैयार किया, वो तैयार ही था मेरा, क्योंकि मैंने कहाँ तैयार किया था, पीटी में। उसी 3 नंबर से मैंने सारणी बना ली और बाकी मैंने कॉमन ढांचा बना लिया। क्लियर है। अब आते हैं अगले नंबर पर। क्वेश्चन को थोड़ा सा हमने अलग तरीके से पूछ दिया, तो आपको प्रश्न की डिमांड समझना है। किसान विद्रोह हम पढ़ के गए, क्योंकि आपको कृषक विद्रोह भी दिया है ना, ठीक है। जो बातें मैंने अभी तक जनजातीय विद्रोह में कही, किसमें, जनजातीय विद्रोह में, वही की वही कॉमन बातें किसके लिए तैयार करोगे, अरे किसके लिए भाई, किसान विद्रोह के लिए तैयार करोगे। वही बातें हैं सेम। 5 पॉइंट उसके भी तैयार कर लो। 5 पॉइंट तैयार करने के बाद हम उसके प्रभाव को भी बिल्कुल सेम तैयार कर लें, विद्रोह का क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, ठीक है। और उस पर मैं कुछ नई बातें आपको और भी जुड़वा देता हूं। कॉमन तो समझ में आ गया, आया ना। अब हमारे पास जो क्वेश्चन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को भी बदल लें। पहला, 20वीं शताब्दी का किसान आंदोलन 19वीं शताब्दी के किसान आंदोलन से किस प्रकार भिन्न था, प्रश्न ये था। तो अब अगर हम अपनी तैयारी करते हैं तो ये प्रश्न ने हमारी आंख खोला कि भाई ऐसा नहीं कि आप एक जनरल ढांचे पर काम करो, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। आपको थोड़ा वर्गीकरण भी करना पड़ेगा। तो अब हम वर्गीकरण करेंगे 2 भाग में करेंगे। एक तरफ होगा कौन सी शताब्दी का, 19वीं शताब्दी का, और दूसरी तरफ 20वीं शताब्दी का। पहला काम तो हमको अपनी तैयारी के दौरान, अभी जो हम लोग सारणी बना रहे थे ना, किसकी बना रहे थे सारणी, अरे जनजातीय विद्रोह की सारणी बना रहे थे। अब हमारी सारणी बनेगी किसान विद्रोह के लिए भी, लेकिन अब वो कितने भाग में बनेगी 2 भाग में। एक तरफ 19वीं शताब्दी का और दूसरी तरफ 20वीं शताब्दी का। बस मुझे एक काम वर्गीकरण कर लेना है, करेंगे। और जैसे ही आप वर्गीकरण करके 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी का क्या बनाओगे, कृषक आंदोलन, ठीक है। और इसको भी किस में कन्वर्ट कर दोगे, सारणी में कन्वर्ट कर लोगे। अपनी तैयारी के दौरान अभी बोल रहा हूँ, है ना। जैसे कि नील विद्रोह हुआ, कौन सी का था, अरे नील विद्रोह कौन से का होगा भाई, 19वीं शताब्दी का। ये सबसे पॉपुलर था, कौन सा, नील विद्रोह। इस पर दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने काम किया। नील दर्पण लिखा गया ना, किसने लिखा, दीनबंधु मित्र ने लिखा, ठीक है। कई सारे साहूकार महाजनों ने भी, स्थानीय नेताओं ने इसमें मदद की, कुछ धार्मिक नेता जुड़ गए, तमाम बातें जो भी रही होगी। यानी नील विद्रोह काफी फेमस, इसी पर लिखा गया नील दर्पण था, ठीक है। चलो अब ये 19वीं शताब्दी का। दूसरा नंबर 20वीं शताब्दी का। 20वीं शताब्दी में सबसे महत्वपूर्ण कहाँ से शुरू करोगे, चंपारण से शुरू करोगे। फिर चंपारण से 20वीं शताब्दी का शुरू हो जाएगा ना, खेड़ा सत्याग्रह, फिर बारडोली, फिर अवध किसान सभा, फिर अखिल भारतीय किसान सभा बन जाएगी, नाम सुना है, कौन सा। फिर आगे जाएंगे तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आगे बढ़ता ही जाएगा, बढ़ेगा। तो ये 20वीं शताब्दी का। और इधर में कौन सी शताब्दी का, 19वीं शताब्दी का। फिर वही 3 काम करने हैं अपने, इसके तीनों के, हाँ कौन सा स्थान, हाँ अगला कौन सा सन, और
और नेतृत्वकर्ता, ये हमने तीनों चीज़ें तैयार कर ली। और एक इनकी भी क्या तैयार की, सारणी। ये सारणी क्यों तैयार कर रहे हो आप, लास्ट दिन के लिए। और कई बार हम ये सारणी कट करके क्या कर देंगे, पेस्ट करेंगे। ओके, लेकिन प्रश्न केवल सारणी बनाने मात्र तक नहीं था, सारणी बनाने मात्र तक नहीं था। सोचो अच्छे से, 19वीं शताब्दी का नील विद्रोह कब शुरू हुआ, अरे कब शुरू हुआ भाई, हाँ 58-59 में शुरू होगा, यानी 1857 के विद्रोह के बाद होगा। अब ये शुरू कहाँ हुआ, बंगाल में। नील की खेती ज़बरदस्ती करवा रहे थे आप, तब शुरू हुआ। इसके साथ साथ फिर बहुत सारे छोटे छोटे और भी किसानों के विद्रोह चालू होंगे, लेकिन मुख्यतः किस पर बात होगी, नील विद्रोह पर। अब ये कहाँ पर है, बंगाल में है। इस समय ध्यान से देखिए जरा, 1858-59 का टाइम है। इस समय कोई भी राजनीतिक संगठन हमारे देश में नहीं है, देखो अच्छे से, नहीं है ना, राजनीतिक संगठन नहीं है। यानी ये वाला जो आंदोलन चला 19वीं शताब्दी का, किसी न तो राजनीतिक संगठन न राजनीतिक नेतृत्व में चला। लेकिन यहाँ आओ, 20वीं शताब्दी का गांधी जी का पहला प्रयोग, उनको राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कराने में इसका बड़ा रोल रहा है। साथ में गांधी जी एक कौन से व्यक्तित्व हैं, राजनीतिक नेतृत्व के संरक्षण में चला, पहली बार चला। अब राजनीतिक नेतृत्व के संरक्षण में चलेगा तो कैसा होगा, अरे संगठित होगा, इधर वाला नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, दोनों की तुलना करना है, क्योंकि आपने क्वेश्चन में पूछा था कैसे भिन्न था, तो भिन्न था तो केवल तथ्य लिख देंगे, ये था, नहीं चलेगा, ठीक है। अब भिन्न के लिए यहाँ पर अच्छे से देखोगे तो ये केवल स्थानीय नेतृत्व के द्वारा चलाया गया। यद्यपि इसमें कुछ धार्मिक लोगों ने भी भाग लिया, कुछ साहूकार महाजनों ने भी भाग लिया होगा। शुरुआती आंदोलन है ना, तो शुरुआती आंदोलन में थोड़ी समस्या तो रहेगी, ना तो क्या बन पाएगा, संगठन बन पाएगा। लेकिन जो राजनीति नेतृत्व के दौर में के साथ चला, संगठित था, अंत में एक बड़ी अखिल भारतीय क्या बन गई, अरे संस्था बनी ना, अखिल भारतीय किसान सभा बनी है। यानी धीरे धीरे 20वीं शताब्दी का जो आंदोलन है वो राजनीतिक नेतृत्व के साथ चलते चलते, ध्यान से देखो इधर, ध्यान से, सबसे पहली बार हमने कांग्रेस बनाया, याद है आपको, क्या बनाया, कांग्रेस बनाया। तब केवल वकील लोग थे, शहर के बुद्धिजीवी लोग, है ना। उन शहर के बुद्धिजीवी लोगों ने शहर के व्यापारियों को जोड़ा, कांग्रेस का आकार थोड़ा बड़ा हुआ। फिर इन्होंने धीरे धीरे छात्रों को जोड़ा, आकार और क्या हुआ, बड़ा हुआ। फिर छात्रों के अलावा महिलाएं जुड़ी, अभी किसान नहीं जुड़ेगा भाई, महिलाओं के बाद मजदूर जुड़ेगा। असहयोग आंदोलन में कौन जुड़ा, महिला और मजदूर जुड़ जाएंगे। और जब आगे का आंदोलन आएगा, है ना, भारत छोड़ो, तब किसान जुड़ा। किसान कहाँ रहता है, गांव में। यानी 1 से लेकर 5 तक का जो आंदोलन चल रहा था, राष्ट्रीय आंदोलन, वो केवल ऐसा कह सकते हैं शहरों तक सीमित था। लेकिन जब पहली बार राजनीतिक नेतृत्व ने कहाँ से शुरुआत की, चंपारण से शुरुआत की, और अखिल भारतीय क्या बनाया, किसान संस्था बनाई, तो किसान भी किससे जुड़ गया, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गया। और जैसे ही किसान राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा, है ना, वैसे ही ये तय हो गया था कि ये भारत आज़ाद हो जाएगा, क्योंकि केवल शहर नहीं बल्कि गांव भी जुड़ गया। ठीक है, ये कौन है, किसान है। ये 20वीं शताब्दी के कृषक आंदोलन का परिणाम के रूप में आप देखोगे। तो अब हमारे पास 2 बातें हो गई। चीज़ों को आप अलग अलग डायमेंशन से तैयार करिएगा। मैं प्रयास करता हूं कि आपको अलग अलग डायमेंशन से सिखाने के लिए प्रश्नों को भी भिन्न भिन्न रूप में देता हूं, सही है। एक ही कॉमन ढांचे पर नहीं चलता। मैं आपको कॉमन ढांचा सिखाने की कोशिश जरूर करूंगा, लेकिन आपको क्या आना चाहिए, तुलना करते भी आना चाहिए। ये 19वीं शताब्दी का और इधर क्या 20वीं शताब्दी का। ठीक है, एक और बात कर दूं, थोड़ा सा रोक कर। देखिए अभी क्या हो रहा था कि हमारे पास कंटेंट बहुत ज़्यादा हो रहे थे, हम पढ़ नहीं पा रहे थे, है ना। अभी आपको मैंने शेड्यूल दे दिया होगा, याद है आपको। इस शेड्यूल में अब हमने ये प्रयास किया है कि आप इतना पढ़कर आ सकेंगे। हाँ, अभी मैं आपको एक एक बात सुना दूं, पहले आप सुन लीजिएगा। इसमें पहले मध्य प्रदेश को टारगेट किया गया,
क्योंकि मध्य प्रदेश सबका कमज़ोर है। लगता हमको ऐसा है कि मध्य प्रदेश मेरा मजबूत है लेकिन कमज़ोर है। उसका एक कारण है, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में लिखने जाऊंगा तो मेरे पास आंकड़े नहीं होते। आंकड़े नहीं है मतलब प्रमाण नहीं है। बिना प्रमाणों के अगर लफ्फाजी मारोगे नंबर नहीं आएगा, ये जान लो पहले। करेक्ट। मध्य प्रदेश के राजवंश लिख रहे हैं तो तुलनात्मक आंसर नहीं है, इसीलिए हमने इसको पहले नंबर पे रखा और प्रयास किया कि जो भी चीज़ें हम आपको बताएं उसमें तुलना करके बता पाएं। जैसे यहाँ लिखा है मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन पहले नंबर पर, देखो ध्यान से। जब मैं मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन बताऊंगा तो मैं साथ में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के साथ तुलना करके बता पाऊंगा। समझ में आया कुछ? जब मैं मध्य प्रदेश का रियासतें बताऊंगा तो आपने देखा होगा गोंडवाना, बुंदेली और बघेली तीनों को एक साथ रखा। इन तीनों का मुगल काल के साथ कैसा रिलेशन, क्योंकि ये तीनों मुगल काल की हैं। और तीन नीचे वाली जो है होलकर, सिंधिया और भोपाल, वो मराठा काल की है। तो आप थोड़ा तुलनात्मक पढ़ोगे तो दोनों जगह काम आ जाएगा। समझ में आया कुछ? ठीक है। ऐसे ही कल्चर के पार्ट में बहुत सारी समस्याएं हैं, हमारे नंबर बड़े अच्छे नहीं आते। मैंने पिछला टेस्ट डिस्कशन हमारा जो 2021 वालों के लिए किया था उसमें कुछ लोग रहे होंगे शायद, तो मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश का कल्चर आप सबसे बेस्ट लिख सकते हो और सबसे ज़्यादा लीड करके नंबर लाओगे। इस टेस्ट डिस्कशन के दौरान जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमको कल्चर को भी कैसे लिखना है ना। कला प्रारूप 2 भाग में बांट दिया, बटा है, बहुत सारा कन्फ्यूजन है वहाँ, कैसे बात करेंगे आदि। ठीक, तो ये जो सिलेबस बनाया गया अब एक साथ में बहुत सारी चीज़ों को जोड़ करके सिखा पाऊंगा, इसलिए बनाया गया ऐसा। आप देखिएगा 4 तारीख वाला, इसमें लिखिए वनस्पति है मध्य प्रदेश की, जलवायु है और मृदा है ना, और तीनों का कहीं ना कहीं आपस में क्या है, रिलेशन है। इसलिए अब आपके पास ये सिलेबस एक तो छोटा हो गया। ठीक, दूसरी बात, हम प्रयास करेंगे कि 3-3 नंबर वाले जो मैं आज अभी यहाँ पर आपको डिस्कस करके बताता हूँ वो हम आपको लिख कर PDF फॉर्म में दे देंगे, मतलब टाइप करवा के दे देंगे। तो कुछ काम हमारा क्या हो जाएगा, टाइप होकर आपको मिलेगा, सही है, PDF फॉर्म में मिल जाएगा। कुछ ऐसा होगा कि उसकी फॉर्मेटिंग यही हो पाएगी, मैं आपको कागज़ में नहीं करा पाऊंगा, है ना, वो आपको यहाँ पर मैं सिखा लूँगा, सही है। कुछ ऐसा होता है ना जिनके चित्र बनाने होते हैं तो थोड़ा कठिन काम रहता है। बड़े प्रश्न का मॉडल आंसर आपको प्रिंटेड फॉर्म में नहीं मिलेगा। हर दिन हम कम से कम 2 पेज तो आपको प्रिंट में देंगे, 2 पेज प्रिंट में देंगे, जिसमें 3 नंबर का और 5 नंबर का होगा। तथ्यात्मक वाले की बात कर रहा हूँ, और जो डिटेल तो मेरे को यहीं डिस्कस करना पड़ेगा, नहीं करूँगा तो फिर क्या होगा कि आप उतना डायमेंशन ओपन नहीं कर पाओगे। ठीक है, हाँ, फॉर्मेटिंग जरूर हम करा देंगे और यहीं पर आपको क्या करवा देंगे, फोटो खिंचवा देंगे। तो काम हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा और कंटेंट आपके पास धीरे धीरे पहुंच जाएंगे ना, सही है। तो ये जो हम लोग 26 तारीख से इसको रीशेड्यूल किए हैं, इसमें काफ़ी कुछ बातें आपके लिए रहेगी। ठीक है, तो जो आपकी समस्याएं हमने 2-3-4 दिनों में देखी है उसका इसमें समाधान रहेगा। करेक्ट। अगले नंबर पर आ जाएं, जो बहुत महत्वपूर्ण है, किसान विद्रोह के कैसे पढ़ना है। पढ़ते समय ही आप तुलनात्मक पढ़ेंगे, ध्यान से सुन लीजिएगा, प्रयास करिए जितना ज़्यादा तुलनात्मक पढ़ेंगे उतना बेहतर होगा। आगे आते हैं,